हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे क्लास 10th का ज्योग्राफी जो है आपका, उसका लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। जिस प्रकार से आपका बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हिस्ट्री में आपका 6 आपका लघु रहता है और 2 आपका दीर्घ रहता है, इसी प्रकार से आपका ज्योग्राफी में भी आपका 6 लघु और 2 आपका दीर्घ, यानी टोटल 8 प्रश्न है आपका। जिस प्रकार से हम एनालिसिस करने वाले हैं, किसी मॉडल पेपर का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है प्यारे बच्चे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप क्लास 10th बोर्ड की परीक्षा की तैयारी है और आपका 2025 में परीक्षा देना है बोर्ड का, तो वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक दबा कर दीजिएगा, दोस्तों अपने शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई भी बोर्ड से संबंधित वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए और सबसे पहले देखकर आप किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका प्यारे बच्चे। तो पहला प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या है। तो पहला प्रश्न है आपका, इसमें देखिए कहता है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर बिल्कुल सरल भाषा और साधारण भाषा में लिखा गया है। लिखेंगे कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा यानी मिट्टी के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। मृदा संरक्षण के विधि तरीकों हो सकते हैं जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अनुपयोग में लाया जा सके। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीयता स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, जैसे गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इससे तेलहन दलहन पौधे को खेती द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अतः फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक हो सकता है। फसल चक्रण का डिफिनेशन बिल्कुल इस भाषा में लिखेंगे कि दो खाद्य फसलों के बीच एक दलहनी फसल का लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनी हुई रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो गोंडवाना कोयला समूह के 4 क्षेत्र हैं। इनमें से प्रमुख है आपका दामोदर घाटी, और फिर आपका पश्चिम बंगाल झारखंड में पड़ता है, रानीगंज, बोकारो, झरिया, इसके बाद गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। ये 4 क्षेत्र। यह प्राचीन कोयला है जिसका उम्र बताया जाता है कि यह 20 करोड़ वर्ष पुराना है। इस प्रकार से अगर जो आप लोग लिखेंगे तो 2 नंबर आपका हंसकर मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। तीसरा प्रश्न है कि व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर स्पष्ट करना है। लिखेंगे व्यापारिक कृषि में खेती आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। इसमें पूंजी एवं तकनीक में खर्च की जाती है ताकि अत्यधिक यानी अधिक से अधिक उत्पादन हो। जैसे दलहन की खेती परंपरागत तरीके से की जाने वाली खेती निर्वाहक खेती कहलाती है या निर्वाहक कृषि कहलाती है। इस खेती में कम पूंजी लगाकर जीवन निर्वाह के लिए फसल उत्पादन की जाती है, जैसे धान। निर्वाहक कृषि का मतलब होता है व्यापार के उद्देश्य से किसी फसल का उत्पादन नहीं करना, वह अपने जीवनोपार्जन के लिए खेती करना निर्वाहक कृषि कहलाता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है आपका। इसमें 4 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है। आंसर लिखेंगे कि बिहार एक भू अवशेषित राज्य है। भू अवशेषित का मतलब होता है भूमि वाला राज्य है। यहाँ पर बहुत कम नदियाँ बहती है। केवल एकमात्र नदी आपका एक नेपाल से आई है, जो कोसी नदी, और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के सीमा को चीरकर बंगाल की खाड़ी में जाती है, गंगा नदी। ये 2 नदी ही है ऐसा जो सालों भर बहती है। बाकी अधिकतर नदियाँ बरसाती नदी है बिहार में। यही कारण है कि इसमें समुद्री मार्ग से कोई संपर्क नहीं है। यहाँ जल मार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। बिहार में कई बड़ी नदियाँ जिसमें सालों भर जल प्रवाहित होता रहता है। इस राज्य में प्राचीन काल से ही जल परिवहन का कार्य होता रहा है। बिहार में मध्य काल में यातायात का मुख्य साधन जल मार्ग था। गंगा, घाघरा, गंडक और सोन नदी मुख्य रूप से जल परिवहन के लिए योग्य है। घाघरा नदी
कोसी से खाद्यान्न, गंडक से लकड़ी एवं फल सब्जियां तथा सोन नदी से बालू और पुनपुन नदी से बांस ढोए जाते हैं। वर्तमान समय में गंगा नदी में हुगली से हल्दिया तक यानी इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक जल मार्ग संख्या 1 है, जो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या विकसित किया गया है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, 2 नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा प्यारे बच्चे। कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। चलिए इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, कहता है वन विनाश के मुख्य कारण क्या है, उसको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है ये। कहता है वन विनाश के 2 मुख्य कारणों को लिखना है। लिखेंगे, भारत में वनों की ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। भारत में वनों की कटाई बहुत अधिक से हो रही है, किसके कारण? जैसे खेती करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भूमिहीन किसान बहुत ज़्यादा है और किसान अपने खेती को फसल उत्पादने के लिए जंगलों को काट कर वहाँ पर करते हैं। जैसे पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लाइस और बर्न खेती के चलते वनों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ। ह्रास का मतलब कटाई हुआ। दूसरा लिखेंगे कि बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों का बहुत नुकसान होता है। जैसे मान के चलिए किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा लोहा का मिल गया या कोयला का मिल गया क्षेत्र, तो वहाँ से जंगलों को हटाकर उसके अंदर खुदाई करके ज़मीन के अंदर से खनिज को निकाला जाता है, धातु को निकाला जाता है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में वनों की विनाश होती है। ये 2 प्रमुख कारण है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है आपका प्यारे बच्चे, संसाधन संरक्षण का महत्व क्या है? संसाधन संरक्षण का महत्व लिखेंगे एकदम इस प्रकार से लिखेंगे, संसाधन संरक्षण कहता है संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी देश में संसाधन है जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधन के विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है, होता ही है। विवेकहीन का मतलब होता है अनुपयोगी, जितना मन हुआ उतना उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण संसाधन की कमी हो जाएगा। क्योंकि संसाधन जो है से पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में वो कभी भी खत्म हो सकता है। समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और उसका नियोजित ही क्या कहलाता है? संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रसंग है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का ये बात कहना था। एक प्रश्न और है आपका, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कहना था ये बात। इसके बाद लिखेंगे, उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्तियां जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। इसके स्थान पर बड़े बड़े जन समुदाय द्वारा अधिक उत्पादन के पक्षधर थे। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया से श्रमिकों को कार्य क्षमता के विकास में वृद्धि होगी और संसाधनों को विदोहन पर भी विराम लगना चाहिए या लग सकेगा। विदोहन का मतलब होता है अत्यधिक उपयोग किसी चीज का। इस प्रकार से लिखना है। प्यारे बच्चे, आपका 6 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम लोग का दीर्घ प्रश्न है। दीर्घ प्रश्न है ये 7वां नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के प्रभाव पर विवरण दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के प्रभाव पर विवरण देना है। लिखेंगे, 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई। पहला उदारीकरण के बारे में लिख देंगे। उदारीकरण का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था के नियंत्रण वाले प्रावधानों का शिथिलीकरण करना, एक प्रकार से अनियंत्रित की नीति। इसका शाब्दिक अर्थ है अर्थव्यवस्था को उदार बनाना। दूसरा निजीकरण। निजीकरण का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियों को मजबूत करते हुए सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण की जगह निजी क्षेत्र को महत्व प्रदान करना। कहने का मतलब है कि उत्पादन की वे सारी वस्तुएं हैं जो अर्थव्यवस्था के मामले में सरकार के हाथ में न होकर किसी निजी या खास व्यक्ति के हाथों में होता है, वो निजीकरण कहलाता है। निजीकरण से पूंजी
उत्पादन, विकास एवं रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती है या बढ़ जाती है। इसके बाद लिखेंगे हम लोग वैश्वीकरण। वैश्वीकरण है आपका कि देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। इससे विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ता है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव है। प्रभाव क्या है इसे देखते हैं। प्रभाव ये होता है आपका कि विदेशी पूंजी की निवेश एवं पूंजी का प्रभाव बढ़ा। इसके बाद उत्पादन में वृद्धि बढ़ेगी, रोजगार में अवसर की बढ़ोतरी होगी, ज्ञान, तकनीक, संचार सेवाओं क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। इस प्रकार से लिखेंगे उस प्रश्न का आंसर, तो आपका 4 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है, ठोक कर आप कहते हैं हम। चलिए 8 नंबर प्रश्न है आपका दीर्घ का कि शक्ति संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। लिखेंगे शक्ति संसाधनों को परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आपका परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आता कौन कौन है? तो परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आता है आपका कोयला, पेट्रोलियम, ताप। तो पहला एक एक करके उसको समझते हैं प्यारे बच्चे। कोयला लिखेंगे। यदि शक्ति ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, लौह एवं इस्पात उद्योग के निर्माण क्रियाओं में केवल इसी का प्रयोग किया जाता है। रसायन उद्योग एवं घरेलू उपयोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पेट्रोलियम, कहता है यह गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। मशीन चलाने के लिए पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। तीसरा आपका है परंपरागत में ताप विद्युत। भारत में बिजली उत्पादन में ताप विद्युत का अनुपातिक अंशदान लगभग 70% है। कितना? लगभग 70% है। इसके बाद फोर्थ लिखेंगे जल विद्युत। इसे जल से निर्मित किया जाता है, यह नवीकरणीय संसाधन है। पांचवा लिखेंगे परंपरागत में प्राकृतिक गैस, जैसे मीथेन का संगठन एलपीजी है, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आधुनिक युग का सबसे अच्छा ईंधन है ये। रसोई घरों में इसका उपयोग किया जाता है और इसका प्रयोग घरों एवं वाहनों एवं व्यवसायों में सभी जगह पर किया जाता है। इसके बाद है आपका गैर परंपरा, अभी और है इसमें। छठा है आपका नवीकरणीय ऊर्जा। यह भविष्य में भारत की समृद्धि में महत्वपूर्ण संसाधन है। आने वाला भविष्य में, फ्यूचर में नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो बहुत काम देने वाला है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी यूरेनियम से प्यारे बच्चे बिजली का उत्पादन किया जाता है। बी में है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस आदि आता है। जैसे ये प्रदूषण पूरी तरह से नहीं फैलाता है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। पहला है आपका सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इसमें सोलर प्लेट बनाया जाता है। दूसरा है आपका पवन ऊर्जा। पवन की चक्की द्वारा पवन शक्ति को जल खींचने, अनाज पीसने तथा विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। पवन चक्की का उपयोग ये बड़े बड़े समुद्री तटीय इलाकों में पूरी तरह से आपका सबसे बड़ा आपका जो है इसे पवन चक्की लगाया गया है प्यारे बच्चे, गुजरात में है वो। इसके बाद है आपका तीसरा ज्वारीय ऊर्जा। इसमें महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा को भूतापीय का मतलब पृथ्वी के अंदर के ताप को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और इसके बाद है बायोगैस अथवा गोबर गैस। यह ऊर्जा जैविक अवशिष्ट पदार्थों जैसे कृषि के अवशिष्ट, झाड़ियों, पशुओं, मानव जनित अवशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न किया जाता है। यह सभी प्रदूषण मुक्त आपका पूरी तरह से है। परंपरागत और गैर परंपरागत में बता दिया आप लोगों को। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें और बेहतरीन ढंग से आप क्लास ज्वाइन करें प्यारे बच्चे। प्रतिदिन 6:30 बजे आपका जो है इसे वीडियो लाइव किया जाता है क्लास 10th बोर्ड परीक्षा के लिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।